गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं अर्पित एकलव्य इंस्टीट्यूट बालाघाट से। होप आज सभी का पेपर अच्छा गया होगा। आज आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पेपर था। जितना हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था लगभग सभी आया है, और जो ऑनलाइन क्लास में भी पढ़ाने की कोशिश की थी उसमें से भी लगभग सिमिलर आ चुका था। अब हमारा जो सेकंड पेपर है 22 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है क्या। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है मानव संसाधन, मैनेजमेंट का मतलब आप सभी को पता है प्रबंधन। अब हम समझेंगे कि मानव संसाधन का प्रबंधन कैसे होता है। देखिए, जो बड़ी इंडस्ट्री है, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। अब उस इंडस्ट्री की डिमांड है कि वहाँ पर लोग काम करें, तो ज़रूरी है कि उन लोगों की भर्ती प्रक्रिया भी की जाए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था में या किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करे और अगर वो उस लायक ही ना हो तो भी संस्था को नुकसान होगा। भाई, डिजायर्ड व्यक्ति मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उस चुनिंदा नौकरी के लिए अगर वो एलिजिबल है तभी उसको रखा जा सकता है। अब अगर हमने ऐसे किसी व्यक्ति की भर्ती कर ली जो उस सेगमेंट से, उस सेक्टर से दूर दूर तक कोई वास्ता ना रखता हो, तो संस्था को हर हाल में, हर स्थिति में नुकसान होगा। अब अगर मान लीजिए आपने किसी एक ऐसे टीचर की हायरिंग कर ली जिसको मैथ्स आती ही नहीं और उसको सब्जेक्ट दे दिया मैथ्स पढ़ाने के लिए, तो स्वाभाविक रूप से संस्था को नुकसान होगा। इसका मतलब ये है कि उस निश्चित व्यक्ति में उतनी काबिलियत होना आवश्यक है। अगर उसमें उतनी काबिलियत ही नहीं होगी तो कहीं ना कहीं संस्था को नुकसान हो जाएगा। अब ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स है, मैकेनिकल सेक्टर्स है, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब उनकी भर्ती के लिए एक निश्चित व्यक्ति होता है जिसको हम HR मैनेजर कहते हैं। वो HR मैनेजर जब उनकी भर्ती करता है तो वो उनकी एलिजिबिलिटी देखकर करता है कि हाँ, ये व्यक्ति इस कार्य के लायक है, इसलिए इसको रखा जा सकता है। अब अगर ऐसे व्यक्ति को रख लिया जाए जिसको वो काम ही नहीं आता है, तो हर हाल में संस्था को लॉस होगा। इसलिए HR मैनेजमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है मैनेजमेंट में या प्रबंधन में। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं इसको। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, इंडक्टिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन, imparting training and development, appraising the performance of the employees। मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से उस निश्चित व्यक्ति को संस्था उस नौकरी पे भर्ती किया जाता है। अब एलिजिबिलिटी कैसी होनी चाहिए ये भी HR मैनेजर को देखना होता है। व्यक्ति उस इंडस्ट्री के लायक है कि नहीं ये भी संस्था को देखना होता है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कंपनसेशन भी HR मैनेजर ही डिसाइड करेगा। बेनिफिट्स कितना किसको देना है ये भी HR मैनेजर ही डिसाइड करेगा। मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज मतलब मोटिवेट भी तो करना किसका काम है? HR का ही काम है, HR मैनेजर का ही काम है। मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशंस, भाई रिलेशनशिप मेंटेन करने का भी काम किसका है? HR मैनेजर का ही है ना। ट्रेड यूनियन को भी लेकर वही चलता है, सेफ्टी मेजर्स भी वही देखता है, वेलफेयर एंड हेल्थी मेजर्स भी वही देखता है। किसके हिसाब से देखता है? लेबर लॉ के हिसाब से देखता है। देखिए, हम भारत में रहते हैं, भारत के संविधान और कानून में बहुत सारे सेक्शंस दिए हैं जिसमें लेबर के लॉ भी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके क्षेत्र पे एक निश्चित दिन पे ऑफ रहता है। जैसे हम बालाघाट में रहते हैं, बालाघाट में मंगलवार के दिन छुट्टी होती है। तो ये छुट्टी क्यों होती है? क्या आपने कभी ये सोचा? ये छुट्टी इनकी लेबर लॉ के संरक्षण के लिए होती है। अगर एक दुकान डेली ही खुलेगी, अगर डेली 30 दिन में 30 दिन खुल रही है वो, तो कहीं ना कहीं जो उसका अधिकार है, एक लेबर का जो अधिकार है छुट्टी का, वो कहीं ना कहीं उससे वंचित हो जाएगा। अब अगर वंचित हो गया तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस बनी है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाएगा। तो जब भी कोई संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या दुकान रजिस्टर्ड होती है तो एक गुमास्ता बनाया जाता है। उस गुमास्ता में लेबर लॉ के पूरे लॉज लिखे रहते हैं कि आपको कैसे, उनको कितनी सैलरी देनी है,
आपको उनको कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी है आपकी लेबर्स को या आपके एम्प्लॉयज़ को, ये सब कुछ वहाँ पर वर्णित होता है। इसी हिसाब से हमारा कॉन्सेप्ट चालू होता है। ठीक, हाथ में बहुत ऑयल हो गया। ये लोग थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि एचआर प्रोसेस, एचआरएम प्रोसेस एक्चुअली होती कैसे है। खूब सभी को दिख पा रहा होगा। चलिए देखते हैं। एचआरएम की प्रोसेस चालू होती है रिक्रूटमेंट, ठीक है, टोटल भर्ती से। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, देखिए इसमें भी दो तरह की भर्तियां होती है, इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट होता है। तो इंटरनल वो होता है जहां पर व्यक्ति खुद चल के आता है और उस कंपनी में अपना इंटरव्यू देता है और वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। और ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो होता है, ये संविदा के आधार पर क्या होता है कि बहुत सारी हायरिंग कंपनीज रहती हैं, उनके पास जब लोग जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो अपने यहाँ के लोगों को उठाकर उस कंपनी पे भर्ती कर देते हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली होना दोनों तरफ से रिक्रूटमेंट हो गया, तो सबसे पहले इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कई बार ग्रुप डिस्कशन के आधार पर भर्ती होती है, कई बार पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होती है, कई बार लिखित परीक्षा के आधार पर भी भर्ती होती है। तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं। तो अगर मान लीजिए फाइनली बंदा सिलेक्ट हो गया, अगर कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है उस काम की। अब जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता, तो उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें भी दो मॉड्यूल रहते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब मतलब उस संस्था में काम करते हुए जब उसको ट्रेनिंग दी जाती है, व्यक्तिगत रूप से सिखाया जाता है, तो इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। और ऑफ जॉब ट्रेनिंग मतलब उसको दूसरी जगह पर रखा जाता है और कंपनी के बारे में बताया जाता है कि कंपनी इस तरीके से इस सेगमेंट पे काम करती है, और उसको उस हिसाब से वहां पर उसको आइडिया दिया जाता है कंपनी के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है परफॉर्मेंस, एसेसिंग परफॉर्मेंस। अब इसकी जो परफॉर्मेंस है किस लेवल पर आ रही है ये भी देखा जाता है, और यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस तरह के अप्रोच है। भाई ट्रेडिशनल मेथड्स में किस तरह के अप्रोच है और उसकी मॉडर्न मेथड में किस तरह से अप्रोच है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेडिशनल मतलब पुरातन, अब ट्रेडिशनल मतलब आप लोग जब पहले तरीके से जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा, पहले एक लाल किताब हुआ करती थी अकाउंट मेंटेन करने के लिए। लाल किताब में अकाउंट लिखा जाता था, ये आया वो गया, है ना, डेबिट क्रेडिट ये सब मतलब चालू होता था। और इसमें मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा टैली, आजकल टैली पे सब काम हो जाता है, कंप्यूटर के ऊपर काम हो जाता है। मॉडर्न मेथड से भी सिखाया जाता है और ट्रेडिशनल मेथड से भी सिखाया जाता है, और फिर उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। फिर उसके बाद आता है मोटिवेटिंग। भाई अगर कोई व्यक्ति अंडररेटेड काम कर रहा है, मतलब उसके काम में उतनी एफिशिएंसी नहीं है, तब भी उसको मोटिवेट किया जाता है कि नहीं तुम ये काम कर सकते हो। तो ये इस तरह का मोटिवेशन जब दिया जाता है तो यहाँ पर कंपनी में बहुत फायदा होता है। कई बार रिवार्ड देकर भी, मतलब उसको बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं, उसको बहुत सारे बोनस दे दिए जाते हैं, प्रमोशन दिए जाते हैं, उसके आधार पर भी मोटिवेशन होता है, और कई बार रिकॉग्निशन भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग हो सकता है आपको दिख पा रहा होगा, ये सब प्रोसेस इसमें हो जाती है। ये सब महत्वपूर्ण प्रोसेस है। जब तक आप किसी व्यक्ति को मोटिवेशन नहीं देंगे तब तक आप किसी भी स्थिति पे उसका आकलन नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Human resource management deals with the management functions like planning, organizing, directing and controlling.
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट फंक्शंस लाइक, देखिए ह्यूमन रिसोर्स का जो मानव संसाधन का जो प्रबंधन है ना, ये प्लानिंग पर भी काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग पे भी काम करता है, डायरेक्टिंग पे भी काम करता है और कंट्रोलिंग पे भी काम करता है। अब इन सभी सेगमेंट्स पे काम करना होता है एचआर मैनेजर को। भाई कंपनी अगर कोई काम कर रही है तो उसकी प्लानिंग करना भी तो आवश्यक है कि भाई काम कैसे होगा, काम कब होगा, काम कहाँ होगा, ये सब चीजें भी देखी जाती है। फिर इसको टोटल ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, उस काम को ऑर्गेनाइज कर पूरा सिस्टमेटिक उसका एक प्रोफार्मा बनाया जाता है कि भाई इस काम को ऐसे किया जाएगा, इस काम को ऐसे किया जाएगा, इस तरह से ऑर्गेनाइज भी किया जाता है। फिर डायरेक्टिंग भी की जाती है, मतलब निर्देश भी दिए जाते हैं कि भाई इस काम को ऐसा करना है, इस काम को ऐसा किया जा सकता है, इस तरह का डायरेक्शन भी दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका कंट्रोल करना भी काम किसका है, एचआर मैनेजर का। भाई काम को अगर किया जा सकता है तो कोई करता भी होगा, और जब कोई करता है तो उसको कंट्रोल करना भी आवश्यक है, तो वो काम कौन करेगा, एचआर मैनेजर करेगा। ठीक। इट डील्स विथ प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इट हेल्प्स टू अचीव इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल ऑब्जेक्टिव। भाई जब ये काम होगा तो ये किसको हेल्प करेगा, इंडिविजुअल के टारगेट को भी पूरा करने के लिए हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को भी, ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट को भी पूरा करने के लिए होगा, फिर ऑब्जेक्टिव्स को भी अचीव करने के लिए होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। It also deals with building team spirit and teamwork. It is continuous process. भाई ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है। इससे क्या होता है, टीम का स्पिरिट बिल्ड होता है ना, टीम का वर्क बिल्ड होता है, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एचआर मैनेजर डील करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एज अ डिपार्टमेंट ये कैसे काम करता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैंडल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड हैज वेरियस फंक्शंस लाइक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड कंडक्टिंग जॉब इंटरव्यूज। देखिए ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस है किसी भी एचआर मैनेजमेंट में कि वो जॉब एनालिसिस करे, रिसोर्स की प्लानिंग करे, भर्तियां करे, सिलेक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जब लोगों की भर्ती होती है तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ सिलेक्शंस के पैमाने होते हैं, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ओरिएंटिंग, ट्रेनिंग, कंपनसेटिंग, प्रोवाइड बेनिफिट्स, मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं उन लोगों को बेनिफिट भी देने होते हैं, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी देने होते हैं, उन लोगों को टीए भी देना होता है, कई बार ट्रैवलिंग अलाउंस भी देना आवश्यक है, कई बार डीए देना पड़ता है, डेली अलाउंसेस। जैसे कोई संस्था है मान लीजिए, वो मूविंग जॉब पे काम करती है, मतलब अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी, भाई ट्रांसपोर्ट कंपनी है और अगर उसका एम्प्लॉय एक शहर से दूसरे शहर पे बार बार जाता आता होगा, तो आप खुद सोचिए कि अगर वो व्यक्ति बार बार आ रहा जा रहा होगा तो उसको ट्रैवलिंग अलाउंस देना तो आवश्यक है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब है वो अलाउंस जो ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस होता है, मतलब जो खर्चा होता है उसका, वो पैसा तो देना बहुत आवश्यक है। अगर वो पैसा ही नहीं देगा, मान लीजिए अगर यहाँ से मुझे भोपाल जाना है, कंपनी के काम से जाना है, और कंपनी मुझे बस का ही टिकट नहीं देती, ट्रेन का भी नहीं देती, बोलती है खुद जाओ और खुद आओ, तो क्या मेरी सैलरी इतनी सफिशिएंट है कि वो पैसा भी मैं यहाँ पर खर्च कर पाऊँ? नहीं। तो उस कंडीशंस में ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। कई बार डेली अलाउंस भी दिया जाता है, डेली अलाउंस। डेली अलाउंस मतलब वो अलाउंस जो आपके डेली खर्चों पर सम्मिलित होता है। मतलब अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको खाना भी खाना पड़ेगा, बाहर जाएंगे अगर आप तो आपको होटल में भी रहना पड़ेगा, है ना। तो वो जो खर्चे हैं वो कहाँ से आते हैं? वो आते हैं डेली अलाउंस। तो ये काम भी एचआर मैनेजर का ही होता है कि वो ये सब खर्चों को भी देखे। एम्प्लॉय का डिसिप्लिन भी मेंटेन करने वाला कौन होता है? एचआर मैनेजर होता है। ठीक है। सेक्सुअल हैरासमेंट किसी तरह से क्यों नहीं हो रहा है? भाई सेक्सुअल हैरासमेंट अगर कोई कंपनी है, ऐसी कंपनी है जहां पर
लड़कियां भी काम कर रही हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं। तो एचआर मैनेजर का काम ये भी होता है कि वो देखे कि किसी लड़की जो एम्प्लॉय है वहाँ की, उसके साथ कोई सेक्सुअल हैरासमेंट तो नहीं कर रहा है। ये सब चीज़ें भी देखना बड़ी आवश्यक हो जाती है एचआर मैनेजर के लिए। ऑडिट देखने का भी काम रहता है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप भी देखने का काम होता है, ये बहुत सारे तरह के काम है। कम्युनिकेशन का भी काम होता है, वो दूसरी कंपनी के एचआर से बात करता, लगातार टच में रहता है कि किस तरह का अभी सेगमेंट चल रहा है, किस तरह का कारोबार चल रहा है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपको समझने आवश्यक है। चलिए, इसका बहुत ज़्यादा काम नहीं है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। What is the importance of human resources? भैया ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए आइए पढ़ते हैं। Behind production of every product or service there is an human mind, effort and man hours. No product or service can be produced without help of human being. Human being is fundamental resource of making of construction of anything. चलिए यहाँ तक पढ़ते हैं। हर प्रोडक्शन, कंपनी के हर प्रोडक्शन पे एचआर मैनेजर का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो क्या करता है कि लोगों के मन को समझता है, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उन लोगों के एफर्ट्स को देखता है, उनका कंपनसेशन निकालता है। भाई कोई व्यक्ति है, मान लीजिए एक संस्था है, उसमें 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, एक व्यक्ति है जो काम ही नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति है जो मॉडरेट लेवल पे काम कर रहा है। तो एचआर मैनेजर देखता है कि जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, मतलब जो बहुत डेडिकेशन देकर कंपनी के लिए काम कर रहा है, उसका बहुत ज़्यादा मॉरल सपोर्ट किया जाता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, उसको टीए दिया जाता है, उसको डीए दिया जाता है, वर्किंग आवर्स भी देखा जाता है कि भैया कौन कितने देर काम कर रहा है। अब अगर मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपके साथ वाला 4 घंटे काम कर रहा है और आप 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का विरोध करेंगे। अब विरोध करेंगे तो किसके पास करेंगे? एचआर मैनेजर के पास करेंगे। तो वो क्या करेगा कि वो या तो उसका भी 2 घंटे काम का बढ़ा देगा या तो आपका 2 घंटे का काम रिड्यूस कर देगा। इसका मतलब है आपके हितों का संरक्षण का काम भी जो है वो एचआर मैनेजर करेगा। नो प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी प्रोड्यूस विदाउट द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखिए, मैं मानता हूं कि मशीनरी का बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन बिना मानव संसाधन के, बिना किसी व्यक्ति के उस मशीनरी को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। भाई मशीनरी काम कर रही है, ज़्यादा कर रही है, ठीक है, लेकिन उस मशीनरी को भी कंट्रोल करने वाला व्यक्ति कौन होगा? कोई ना कोई तो एम्प्लॉय होगा। तो उनके काम को देखने के लिए भी एचआर मैनेजर जो है देखता है, ठीक है। अब बिना व्यक्ति के सपोर्ट के काम नहीं किया जा सकता, ये 100% है। ह्यूमन बीइंग इज फंडामेंटल रिसोर्स ऑफ मेकिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ everything. Every organization desire is to have skilled and competent people to make their organization competent and best. देखिए, सब लोग मिलकर जब अच्छे से काम करेंगे तभी तो कंपनी आगे बढ़ेगी। जब सब लोग मिलकर काम करेंगे स्वाभाविक रूप से कंपनी तभी आगे बढ़ेगी। अगर कुछ एम्प्लॉयज़ कम काम करे, कुछ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा काम करे, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा और उन व्यक्तियों को भी नुकसान होगा जो ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए ये सब चीज़ें देखना बहुत आवश्यक हो जाता है कि सब लोग बराबरी से काम करें और उस कंपनी को आगे लेके जाएं। चलिए, ठीक है। Among the 5 M's of management, 5 M's of management पढ़ रहे हैं? मैन, मनी, मशीन्स, मटेरियल्स एंड द मेथड्स। ये 5 M's ऑफ मैनेजमेंट है। मतलब ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी चीजें जिसके बिना मैनेजमेंट, मतलब एचआर मैनेजमेंट इम्पॉसिबल है। सबसे पहले किसी न किसी व्यक्ति की तो आवश्यकता होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन है और चल रहा है तो वहां पर व्यक्ति का होना तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। भैया बिना पैसे के तो चल ही नहीं सकती ना कंपनी, बिना पैसे के तो नहीं चल सकती कंपनी, इसलिए मनी का होना भी बहुत आवश्यक है। फिर मशीन्स, भाई उस कंपनी में मशीन्स भी आवश्यक है। जैसे अगर कोई भी कंपनी है, अगर आप बोलेंगे कि बिना मशीनरी के चल रही तो ये असंभव है। जैसे ट्रांसपोर्ट में तो आपको ट्रक लगेगी, एजुकेशन में तो आपको कंप्यूटर लगेगी। और भी कोई कंपनी अगर आप एग्जांपल ले लेंगे, बैंक ले लेंगे तो बैंक में भी कंप्यूटर लगता ही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मशीन्स भी आवश्यक है। मटेरियल मतलब सामान भी तो लगेगा ही ना। मेथड्स,
किस तरह की प्रक्रिया उसमें अपनाई जा रही है ये भी देखना पड़ेगा। भाई मेथड भी तो होना चाहिए। अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट की ही बात करें तो उनका एक प्रॉपर बिल्टी कटता है। जैसे आपने कोई सामान किसी ट्रांसपोर्ट पे रखा तो आपको एक रिसिप्ट देते हैं, फिर वो रिसिप्ट आपको वहाँ मिलती है जहाँ पर आपका ट्रांसपोर्ट का सामान जा चुका है, वहाँ आपको वो रिसिप्ट देना पड़ेगा, उसके बाद वो सामान आपको मिलेगा। मतलब एक निश्चित प्रक्रिया बनाई जाती है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही उस काम को किया जाता है। ठीक है, इस ऐसा फिर ये देखिए इसके आगे लिखा हुआ है फर्स्ट एम में मैन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसा माना जाता है कि मैन के बिना किसी भी मैनेजमेंट को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल सही लिखा है। देखिए मशीनरी को भी मैनेज करने वाला तो कोई व्यक्ति ही रहता है। अगर कोई व्यक्ति उस संस्था या ऑर्गेनाइजेशन पे काम ही ना करे तो क्या वो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन काम कर सकती है? आप सोचिएगा, मुझे बताइए। ठीक है, मतलब ये असंभव है। एवरी मैन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। देखिए हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। किसी का दिमाग कुछ होता है, किसी का दिमाग कुछ होता है। अब ट्रांसपोर्ट की ही अगर हम लोग एक ही एग्जाम्पल पे काम करें आसानी हो जाएगी। अगर हम ट्रांसपोर्ट की ही बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसका जो एम्प्लॉय होता है कई बार चिड़चिड़ा हो जाता है। वो व्यक्ति लोगों से डील नहीं कर पाता क्योंकि उनका काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है। और जब अगर उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक की बात करेंगे तो वो बहुत ही हम्बल और पोलाइट होगा क्योंकि उसको व्यापार करना है। अब व्यापार करना है तो आवश्यक है कि उसका जो नेचर हो वो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, लेकिन हर व्यक्ति पोलाइट नहीं होता है। इसके कारण यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि मैन को हैंडल करना सबसे ज़्यादा कठिन ऐसा माना गया है चार मैनेजमेंट में। दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एमएस, मतलब बाकी की चीज़ों से सबसे ज़्यादा अगर अलग है तो वो है व्यक्ति विशेष का व्यवहार। ठीक है, इसलिए आज आपका पेपर भी था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एक ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो संगठनात्मक व्यवहार का जो कॉन्सेप्ट था मैनेजमेंट पे वो इसलिए ही डाला गया था कि आप कैसे एक मैनेजमेंट को सही व्यवहार से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि भैया इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्यों कहते हैं? चलिए आइए देखते हैं। ह्यूमन का मतलब क्या होता है? स्किल्ड वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैनेजमेंट में ह्यूमन का मतलब ऐसा कहा गया है कि एक स्किल्ड व्यक्ति जो ऑर्गेनाइजेशन पे काम करता है, इसको दर्शाया गया है कि ये एज अ ह्यूमन काम कर रहा है। ठीक है, रिसोर्स इन्हें क्या बोला गया? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्कैर्स। मतलब जो रिसोर्स है हमारा उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड है। अब उसको कैसे हम लोग सही यूटिलाइज करते हैं ये डिपेंड करेगा ह्यूमन पे। भाई अगर कहीं भर्ती होनी है, ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ रही है तो ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि वहां पर एक स्किल्ड व्यक्ति काम करे। अब स्किल्ड व्यक्ति अगर काम करेगा तो भैया उसको बहुत सारे संसाधन भी लगेंगे। अब कई बार संसाधनों की कमी होती है लेकिन तो भी तो व्यक्ति काम करता ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज कंप्यूटर है तो ही व्यापार हो रहा है। भैया जब रिसोर्सेज नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे, तब भी तो कोई ना कोई व्यापार करता ही था ना। जब जीएसटी नहीं था, आपका जीएसटी वो आपका ऐसे टैली से बनाते हैं, टैली जब नहीं था तो बही खाता तो तब भी बनता था। मतलब रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी व्यापार होता है लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितने अच्छे से रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बाद होता है। ठीक है, refers how to optimize and make best use of such limited scarce resources so as to meet the organization goals and objectives। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन का तो मतलब यही है कि उचित संसाधनों का सही उपयोग किया जा सके। भैया आदमियों का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना मशीनरी का है, रिसोर्सेज का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है जितना उस आदमी का था, जितना उस रिसोर्सेज, मतलब कुल मिला के सब एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, Human resources management is meant for the proper utilizations of available skilled workforce and also to make efficient use of existing human resources in the organization। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। Human resources management क्या है? Proper utilization of available skilled workforce, मतलब proper utilization of resources है। इसमें रिसोर्सेस यानी संसाधनों का भी उतना ही उचित उपयोग होना चाहिए जितना किसी निश्चित व्यक्ति का उपयोग होता है। ठीक है,
प्रेजेंट सिचुएशन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज बीन फेसिंग अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स। बहुत अच्छा एग्जांपल लिखा हुआ है। अभी अगर हम लोग एग्जांपल में लेंगे तो ये जो इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री है? कौन सी इंडस्ट्री है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यस, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये एक इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है मानव संसाधन पर। मतलब अगर मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, आपके पास पूरी मशीनरी है, मिक्सचर मशीन है, आपके पास वो लिफ्ट मशीन है, सब कुछ है आपके पास, और आपके पास लेबर ही नहीं, आप घर कैसे बनाएंगे? सोचने की बात है। अगर हमें घर बनाना है तो हमको एक मिस्त्री की भी आवश्यकता होगी, हमें रेजा की भी आवश्यकता होगी, हमें कूली की भी आवश्यकता होगी, और हमें वहां पर मजदूरों की भी आवश्यकता होगी। जब तक इन लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन, मतलब इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया गया, जब तक आपका मशीनरी यूजलेस है, ठीक है। बस यहाँ पर ये ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। टुडे मेनी एक्सपर्ट्स क्लेम दैट machines and technologies are replacing human resource and minimizing the role of effort. However, machines and technologies are built by the humans only, and they need to be operated, at least monitored by the humans. And this is the reason why companies are always in hunt for the talented, skilled and qualified professionals for continuous development of the organization. बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, आप मशीनरी कितनी भी ला लें, जब तक ह्यूमन एफर्ट्स नहीं लगेंगे तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो। ऐसा हम लोग समझते हैं, सोचते हैं कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा काम मशीनरी कर रही है, और ह्यूमन रिसोर्स को भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है। लोग सिर्फ मशीनरी से काम करवा रहे हैं, इंसानों की बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। ऐसा कतई नहीं। इंसानों की उपयोगिता पहले भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी स्किल्ड लेबर को ही ढूंढते रहती है। स्किल्ड लेबर, स्किल्ड एम्प्लॉयज, है ना, इनको ही ढूंढते रहती है। जब तक स्किल्ड एम्प्लॉयज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पर या उसके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम सही ढंग से नहीं कर सकती। मैं मानता हूं कि मशीनरी का एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन उतना भी नहीं है जितना एक स्किल्ड व्यक्ति का है, एक स्किल्ड एम्प्लॉय का है, क्योंकि स्किल्ड एम्प्लॉय ही उसको ऑपरेट कर सकता है। अगर आप मशीनरी लगा लें और अगर आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉयज ही नहीं है तो उस मशीनरी का क्या काम? इसलिए स्किल्ड व्यक्तियों का हमेशा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मशीनरी अपनी जगह है और ह्यूमन रिसोर्स अपनी जगह है, ठीक है। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए। Therefore, humans are crucial assets for any organization. Although today many tasks have been handling over to the artificial intelligence, but they lack judgment skills which cannot be matched with the human mind. बिल्कुल सही लिखा है। जैसे कि आप लोग समझते हैं कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी काम कर ले, एक मानव मस्तिष्क से ज्यादा काम नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप लोग देखेंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा फोटो एडिटिंग होती है। फ्यूचर में आपका चेहरा कैसे दिखेगा, फोटो के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं, लेकिन फ्यूचर का जो चेहरा दिखेगा वो तो फ्यूचर में ही दिखेगा ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक अंदाजा लगा सकता है, लेकिन उस लेवल पे काम नहीं कर सकता जिस लेवल पे मानव मस्तिष्क काम करता है। जैसे किसी काम को करना है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई काम का क्रियान्वयन करना है, तो आप जिस लेवल पे सोच सकते हैं, मशीनरी उस लेवल पे नहीं सोच सकती। जैसे अगर हम भारत में बात करेंगे कि भारत में गाड़ी चलती है तो ऑटोमेटिक ड्राइवर वाली गाड़ियां भारत में नहीं चलती। जैसे टेस्ला ऑटोमेटिक ड्राइवर पे डिपेंडेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलती है। अगर आप चलाइएगा ना भारत में, तो आप जहां भी रह रहे हैं ना, भोपाल में जैसे अगर आपने धोखे से डाल दिया हबीबगंज या ऐसा कोई रश वाले इलाका, ठोकेंगे एक दूसरे को, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैपिंग पे काम कर रहा है। और भारत में मैपिंग का कोई काम नहीं है, आप सभी को पता है। यहाँ पर तो सीधा हाथ देते और उल्टे में कट जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना काम नहीं कर सकता जितना मानव मस्तिष्क काम कर सकता है, ठीक है। बस यही लिखा हुआ है। तो द ऑटोमेशन ऑफ फैक्ट्रीज हैव ऑलरेडी डेसिमेटेड जॉब इन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग
and the rise of artificial intelligence is likely to extend this job destruction deep into the middle classes, with only the most caring, creative and supervisory roles remaining. बस जितना महत्वपूर्ण था आपने समझ लिया। चलिए जब तक पढ़िए। चलिए शायद आपने पढ़ लिया हो। इट इज अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट द ह्यूमंस आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच आर इन द फॉर्म ऑफ रोबोट्स। देखिए ये एक रोबोट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो रोबोट के हिसाब से काम करता है। अब हर काम रोबोट के हिसाब से किया जा सकता है क्या? आपने शायद एक पिक्चर देखी होगी रजनीकांत की, उसमें चिट्टी नाम का एक रोबोट रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसमें पूरा दिमाग डाल दिया जाता है, लेकिन आखिरी में आपने देखा होगा कि वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय सैनिकों पर हमला करने लगता है। अब उसमें जैसी चीजें फीड की गई थी वो वैसे उसको पहचान ही नहीं थी कि कौन हमारे लोग हैं और कौन दूसरे लोग हैं। तो उनने क्या किया कि हमारे जिसके लिए बनाया, मतलब डिफेंस के लिए बनाया गया था उस रोबोट को, उसने हमारे लोग पे हमला कर दिया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं फेलियर हो गया। अब अगर क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति होता तो क्या ऐसा करता? नहीं करता। व्यक्ति की ट्रेनिंग अलग लेवल पे होती है, रोबोट की ट्रेनिंग अलग लेवल पे होती है। अब रोबोट की जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग सिनेरियो पे नहीं होती है। उस पर जो एआई डाल दिया गया, जो उसको कमांड्स दे दी गई, वो बस उसी में काम करता है। उसमें इमोशंस नहीं होते, उसमें फीलिंग्स नहीं होती, तो वो इस लेवल पे काम करता है कि जैसा चल रहा है उसको चलने दो। लेकिन ह्यूमंस का जो माइंड होता है वो फ्लक्चुएशंस को ग्रास्प कर लेता है और उसके हिसाब से वो अपने काम को करता है। In other words, robots have its own limitations and all roles cannot be handled by the robots. बिल्कुल सही है। उसके रोबोट के अपने खुद के लिमिटेशंस हैं। हर सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर सकता। हर सिचुएशन को हैंडल मतलब देखिए सिचुएशंस चेंज होते रहती है, हमेशा एक जैसी सिचुएशन नहीं रहती है। अब अगर मान लीजिए कि अभी मौसम अच्छा है, अगले 2 मिनट में पानी गिरने लगा, तो आपका दिमाग तो काम कर जाएगा कि पानी गिर रहा है तो छतरी खोल लो, लेकिन रोबोट का दिमाग तुरंत में काम कैसे करेगा? नहीं करेगा। वो निकल जाएगा और पानी गिरेगा तो खराब हो जाएगा। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सिचुएशन पे कंपैटिबल नहीं है। कुछ सिचुएशंस पे जरूर है लेकिन हर में नहीं है। लेकिन इंसान का जो मस्तिष्क है वो हर सिचुएशन पे कंपैटिबल है, इसलिए ऐसा कहा गया। ठीक है, सो बिजनेस ठीक है, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। Great quotations on human resource. You must treat your employees with respect and dignity because in the most automated factory in the world, you need the power of the human mind. बहुत ही यहाँ पर बिल्कुल साफ तरीके से लिखा हुआ है कि एक एचआर मैनेजर को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करना चाहिए इसके एम्प्लॉइज को, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना उसमें ह्यूमन माइंड की ही आवश्यकता होती है। रोबोट्स तो काम करते हैं, लेकिन रोबोट्स किस पे काम करते हैं? ह्यूमन माइंड के द्वारा दिए गए कमांड पे काम करते हैं। अगर ह्यूमंस कमांड ही नहीं देगा तो रोबोट कैसे काम करेगा? अब जब रोबोट काम ही नहीं करेगा तो कैसे आउटपुट रेशियो मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा घाटा होगा। इसलिए अगर आप एक एचआर मैनेजर बनने जा रहे हैं तो आपको अपने प्रबंधन में लोगों से बहुत ही अच्छे संबंध बनाने होंगे। उनकी चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनकी फीलिंग को समझना पड़ेगा, उनको लगातार आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी उन लोग अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। ह्यूमन माइंड जो काम कर सकता है वो रोबोट नहीं कर सकता। दैट इज व्हाट ब्रिंग्स द इनोवेशन। देखिए इनोवेशन, नयापन कब आता है? रोबोट ला सकता है क्या नयापन? नहीं ला सकता। नयापन आपको लेके आना पड़ेगा। जैसे इनोवेशन पे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, अभी फिर से एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा पहले के समय पे हम लोग कप में, चीनी मट्टी का जो बर्तन आता है उसमें कप में चाय पीते थे। थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया आया, किसी के पास आया, उसने मट्टी के कुल्हड़ लेके आया। वो 5 रुपए की चाय वो मट्टी के कुल्हड़ में उन्हें 15 रुपए में बेच दिया। चेंजेस कुछ नहीं थे। मट्टी के कुल्हड़ में हम बचपन में भी पीते थे जब छोटे थे। लेकिन फिर से उन्होंने एक नया आइडिया लेके आया कि आजकल लोगों में समय नहीं है लोगों के पास, तो अब वो बोला गया कि भाई मिनरल्स कैसे मिलेंगे,
आइडिया दे दिया है कि भैया मिनरल मिलेंगे मट्टी के कुल्हड़ में अगर आप चाय पिएंगे तो। वो 5 की चाय 15 में बिकने लगी। मट्टी के कुल्हड़ के आप घर लेके आ, कुछ लोग ला लेते हैं, मैंने भी 1-2 बार शुरू में लाया, लेकिन उसके बाद नहीं लाया। मट्टी के कुल्हड़ में मुझे ऐसा पता चला कि मिनरल्स मिलते हैं चाय पीने से, तो मैंने पीने लगा। मतलब मेरे दिमाग में इस बात को डाल दिया गया कि मट्टी के कुल्हड़ में अगर आप चाय पिएंगे तो आपको एक्स्ट्रा मिनरल्स मिल जाएंगे। बस क्या था, 10 रुपए ज्यादा देके वो मट्टी के कुल्हड़ में चाय पीने लगे। If you want high quality minds of the work for you, then you must protect the respect and dignity. अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर काम चाहिए अपने एम्प्लॉय से, तो आपको उनका सम्मान करना बहुत आवश्यक है। आपको उनके सम्मान के हिसाब से उनको काम देना बहुत आवश्यक है। अगर आप उनके सम्मान के हिसाब से उनको काम नहीं देंगे तो वो उस लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे जिस लेवल पर वो काम को कर सकते हैं। What is the purpose of human resource management? ये पर्पस क्या था, अब ये जान लेते हैं। The purpose of human resource management is to make the job and deal with the job holder employees so as the performance a job in the organization. One needs to be identified in order to identify right person for a particular job. Notification should be issued which contains job description, duties, responsibilities and specifications. चलिए इसको समझते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी एक बात बताया था कि व्यक्ति के आधार पर, उसकी खूबियों के आधार पर उसकी नियुक्ति की जानी चाहिए। एग्जाम्पल देकर भी समझाया था। मान लीजिए एकेडमी है और मुझे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो मैनेजमेंट पढ़ाए, और मैंने एक ऐसे व्यक्ति को रख लिया है जिसका मैनेजमेंट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मतलब मैंने एक साइंस टीचर को हायर कर लिया और उसको बोला कि मैनेजमेंट पढ़ा लो। अब मैनेजमेंट को पढ़ा लो तो क्या वो व्यक्ति उस तरीके से पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं मैच ही नहीं करती। अगर एलिजिबिलिटी मैच करती तो स्वाभाविक रूप से वो आके खड़े होकर पढ़ा लेते, लेकिन उनकी एलिजिबिलिटी क्या है? साइंस में, तो वो साइंस बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे। अब जैसे अगर मेरी एलिजिबिलिटी है, मैं भी MBA हूँ, PhD हूँ, तो मेरा लेवल मैनेजमेंट का अलग है, उनका लेवल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो साइंस सेगमेंट से। हाँ, मैं साइंस नहीं पढ़ा सकता, वो साइंस पढ़ा लेगी। मतलब उनका जो मेन स्पेशलाइजेशन है वो साइंस है, इसलिए वो ज़्यादा बेहतर से उसको तरीके से पढ़ा सकते हैं। इसका क्या है? आइडेंटिफाई राइट पर्सन फॉर द पर्टिकुलर जॉब। भाई राइट पर्सन तो बहुत आवश्यक है ना उस जॉब के लिए, उस निश्चित जॉब के लिए एक सही व्यक्ति का होना आवश्यक है जिसको उस फील्ड का नॉलेज हो। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेसिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, फिजिकल क्वालिफिकेशन। अच्छा चलिए, फिजिकल क्वालिफिकेशन से एक अच्छी चीज समझ में आई। एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपका एक जिम है, और आपको एक फिजिकल ट्रेनर की आवश्यकता है। आपके एक जिम में आपको एक ऐसा ट्रेनर चाहिए जो लोगों को तरीका बताए कि जिम में कैसे एक्सरसाइज किया जाता है, और आपने रख लिया एक 150 किलो के व्यक्ति को जिसका खुद का ही कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो खुद ही इतना मोटा है। वो कैसे लोगों को प्रेरित कर सकता है, कैसे बता सकता है कि भाई अच्छे से ऐसा जिम करेंगे तो आपकी बॉडी में? अरे भैया तुम्हारी खुद की ही बॉडी नहीं है, लोगों को कैसे आप प्रेरित करोगे कि आप बॉडी बनाओ? या आपने रख लिया एक अंडरवेटेड व्यक्ति को, 45 किलो के लड़के को, आपने दुबले पतले लड़के को रख लिया ट्रेनिंग में, तो क्या ट्रेनिंग देगा? लोग उससे ट्रेनिंग लेंगे क्यों? भाई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी तो होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका एक ब्यूटी पार्लर है, और ब्यूटी पार्लर में आपने एक ऐसी लड़की को रख लिया जो पूतना जैसी दिखती है, उसकी आईब्रो से बड़ी बड़ी है, बाल ऐसे झुमके जैसे बने हुए, तो आपको क्या लगता है कि आपके ब्यूटी पार्लर में दूसरी लड़कियां आएंगी? भाई आप पहले खुद पे तो अपनाओ, तब तो दूसरे लोग आपसे प्रभावित होकर उस बिजनेस पे आएंगे। तो इसलिए फिजिकल क्वालिफिकेशन भी बहुत आवश्यक है। So as to verify the correctness of the candidates invited, they should be tested for the suitable selection method। तो ये suitable selection method का मतलब है कि उस निश्चित क्षेत्र से रिलेटेड व्यक्ति का जब आप नियुक्ति करेंगे तभी आपको उसके अच्छे आउटकम्स या रिजल्ट्स मिल पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग अपन उसको देना होता है, हमें उसको प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना होता है, नोटिफिकेशन पे प्रॉपर हम लोगों को उन लोगों को गाइडेंस देना होता है कि भैया आपको काम कैसे करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ती है उन लोगों को, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ती है उन लोगों को, तब हमारा जो है टारगेट कंप्लीट होता है।
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप सभी देख रहे होंगे। व्हाई मैनेजर्स मस्ट नो अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आप एक मैनेजर हैं और आपको आपके काम के बारे में नहीं पता है, मतलब आप एक एचआर मैनेजर है, आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है ये ही नहीं पता है। देखिए अभी थर्ड सेमेस्टर आएगा, थर्ड सेमेस्टर में आपको स्पेशलाइजेशन लेना होगा। कुछ लोग लेंगे मार्केटिंग, कुछ फाइनेंस, कुछ एचआर, कुछ रिटेल, तो सबके अपने अपने स्पेशलाइजेशन हो जाएंगे। और जब आपने एचआर मैनेजमेंट ले लिया स्पेशलाइजेशन में थर्ड सेम में, और आपको अगर एचआर का काम क्या होता है यही नहीं पता, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज क्या होती है यही नहीं पता, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है आपका। तो एक मैनेजर को हमेशा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। तो क्या है भैया, चलो पढ़ते हैं। Why are these concepts and techniques important to all managers? Perhaps it is easier to answer this by listing some of the personal mistakes you don't want to make while managing. For example, you don't want to. Okay, चलिए ठीक है, इसको आगे लिखना पड़ेगा। क्यों आपको पता होना चाहिए एचआर मैनेजर के काम? हायरिंग द रॉन्ग पर्सन फॉर द जॉब। अरे भाई, आपने एक गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया है उस जॉब के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने एक ऐसे व्यक्ति को रख लिया जो उसके काबिल ही नहीं है, नुकसान होगा, 100% होगा। हाई टर्नओवर, एक्सपीरियंस हाई टर्नओवर, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब टर्नओवर का पहले मतलब समझ रहे हैं। टर्नओवर मतलब एक वित्तीय वर्ष में आपका टोटल लेन देन। टर्नओवर का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष में टोटल आप जितना भी लेन देन करते हैं उस व्यापार में, तो टर्नओवर कहलाता है। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा टर्नओवर है, आपने बहुत कम एम्प्लॉयज को रख लिया है, तो भी आपका काम ठीक ठाक से हो सकता है कि नहीं? अभी तो आपका टर्नओवर ठीक है, लेकिन आने वाले समय पे आपका टर्नओवर गिर सकता है, क्योंकि आप लोगों ने काम को असाइन नहीं किया। अपने लोगों की हायरिंग्स तो कर ली, लेकिन उनको काम ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपको वहां भी नुकसान होगा। हैव योर पीपल नॉट डूइंग देयर बेस्ट। भैया, आपके जितने भी एम्प्लॉयज आपने रखे हैं वो अच्छे से काम ही नहीं कर रहे हैं। काम करना है, आपने उनको भेज दिया कि जाओ बैंक में पैसे डाल दो, वो बैंक में अभी सर्वर बंद है बोल दिया और घर में सो रहा है, नुकसान होगा, 100% होगा। वेस्ट टाइम विद यूजलेस इंटरव्यूज। आप अपने काम को कभी भी अच्छे से अगर नहीं कर सकते तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप यूजलेस इंटरव्यूज ले रहे हैं, आपको मालूम है कि आपको मैथ्स का टीचर चाहिए और आप साइंस के लोगों का इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, इंटरव्यू लेते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा, 100% होगा। भैया, जब आपको मैनेजमेंट की टीचर की आवश्यकता है तो मैनेजमेंट के लोगों का इंटरव्यू लीजिए। आप साइंस के टीचर का इंटरव्यू लेके अपना टाइम ही तो वेस्ट कर रहे हैं। Have your company taken to court because of the discriminatory actions? आपकी कंपनी अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा मामला हुआ है जो कोर्ट में चल रहा हो, तो भी आप लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा, होगा। Have your company cited under फेडरल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी लॉस फॉर द अनसेफ प्रैक्टिस? अनसेफ प्रैक्टिस अगर आपके यहाँ चल रही है तो भी आपकी कंपनी को नुकसान होगा। Have some employees think their salaries are unfair and इनइक्विटेबल रिलेटिव टू अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन? भैया, किसी को सैलरी कुछ दे रहे हो, किसी को सैलरी कुछ दे रहे हो, काम सबसे समान ले रहे हो, तब भी आपके साथ कहीं ना कहीं दिक्कतें क्रिएट हो जाएगी। अलाउ अ लैक ऑफ ट्रेनिंग टू अंडरमाइन योर डिपार्टमेंट्स इफेक्टिवनेस, कमिट एनी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। आप कुछ भी गलत प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं लेबर प्रैक्टिस, तो भी नुकसान होगा। अगर आप उसको लैक ऑफ ट्रेनिंग मतलब कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देने में भी कुछ कमी कर रहे हैं, तो भी नुकसान होगा। तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें बिल्कुल ध्यान रखना होता है एज ए एचआर मैनेजर। तो आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि एचआर मैनेजर के वैसे तो बहुत सारे काम हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात कर लेते हैं। एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एचआर मैनेजर काम करता है। किसके लिए काम करता है एचआर मैनेजर? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए। किसी भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, संस्था में जब
बहुत ही बड़े लेवल पे भर्तियां होती है, तब एचआर मैनेजर का बहुत ही अहम रोल होता है उसमें। क्योंकि जितनी भी नियुक्तियां होती है वो कौन करता है? उस कंपनी का एचआर मैनेजर करता है। अब एचआर मैनेजर अगर नियुक्तियां करता है तो स्वाभाविक रूप से उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस के हिसाब से, उनकी टोटल मतलब ओवरऑल जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज है उसके हिसाब से हायरिंग करता है। आपने किसी एक ऐसे व्यक्ति को रख लिया जो उस कार्य के योग्य ही नहीं है, तो कंपनी को हमेशा नुकसान होगा। अब एक ऐसे व्यक्ति को आपने रख लिया जो, और देखिए इसमें भी होते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑफ रोल होता है, ऑन रोल होता है। ये जो ऑन रोल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये परमानेंट एम्प्लॉय के लिए रहता है। ये जो ऑफ रोल रहता है ना, आपने संविदा सुना होगा ना, टाइम पास हो पर, ये ऑफ रोल उस टाइप का रहता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। लेकिन ऑन रोल कंपनी मतलब अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें अगर आप ऑन रोल काम करते हैं तो आप उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय कहलाते हैं। और परमानेंट एम्प्लॉयज को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कई बार आपको एकोमोडेशन मिलता है, कई बार आपको फूडिंग का पैसा मिलता है, कई बार आपको एचआर मिलता है, एचआर मतलब हाउस रेंट मिलता है, कई बार डेली अलाउंस मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, टीए कटता है, डीए कटता है, और बहुत सारी चीजें उसमें रहती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में ऑन रोल जॉब करता है, ऑन रोल, तो कंपनी भी उसे डायरेक्टली निकाल नहीं सकती। उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है, लेबर लॉज बने हुए हैं जिसमें कंपनी डायरेक्टली उसको निकाल नहीं सकती। आपने एक वैसे व्यक्ति को रख लिया है जो कंपनी के कार्य करने योग्य नहीं है और ऑन रोल रख लिया है, तो आप उसको भगा भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते। इस सिचुएशन पे कंपनी बहुत सारी चीजों को फेस करती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। इसलिए एचआर मैनेजर को बहुत ही आवश्यक है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को भर्ती करने से पहले, नियुक्ति करने से पहले उसकी सारी काबिलियतों की जांच कर ले, उस व्यक्ति का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले कि वो उसके नाम पर कहीं केस तो दर्ज नहीं है। भैया अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को कंपनी में रख लिया जिसके नाम पे पहले से केस दर्ज है, वो कहीं ना कहीं फ्रॉडलिंग्स में पकड़ाया हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी कंपनी को नुकसान होगा। क्योंकि अगर वो व्यक्ति जेल गया तो भी आपको उसकी सैलरी देना पड़ेगा, मतलब हर तरीके से नुकसान होगा। उसकी प्रवृत्ति ही अच्छी नहीं है, आपके जॉब रोल के हिसाब से वो कहीं से कहीं तक फिट नहीं बैठता है। इसलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है और उसके बाद में नियुक्ति की जाती है। और नियुक्ति के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे आप लोग एग्जाम्स देते हैं, तो आपने जैसे मान लीजिए एग्जाम पीएससी का एग्जाम दिया है, तो पहले प्री टेस्ट होता है, उसमें छटनी हो जाती है बहुत सारे गधे लोगों की जिनका कुछ नहीं आता, उनको अलग कर दिया जाता है। फिर जो उसमें से होशियार निकलते हैं उनका मेंस लिया जाता है, फिर जिनकी लेखन शैली अच्छी रहती है उन लोगों को इंटरव्यू बुलाया जाता है। मतलब ये कौन से प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है? 3 डायमेंशनल, पहले प्री, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। ऐसे ही इसी आधार पे बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स भी होते हैं, वनडे एग्जाम्स भी होते हैं, है ना। तो उनका पहले प्री ले लेते हैं, फिर मेंस ले लेते हैं, फिर इंटरव्यू ले लेते हैं। कई जगह पर ग्रुप डिस्कशन यानी जीडी भी होता है ना। कई जगह पर आप लोगों का मेडिकल फिटनेस भी देखा जाता है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं हैं, आपकी आंखें ठीक है कि नहीं हैं। जैसे रेलवे में अगर आपको लोको पायलट बनना है तो आपकी आंखें देखी जाती है कि भाई इसकी आंखें ठीक है कि नहीं, कहीं इसको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। नहीं तो पता चला रेलवे ने एक ऐसा पायलट रख लिया है, लोको पायलट, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, उसको हरा भी नहीं दिखता, उसको लाल भी नहीं दिखता, पहले का पता चला एक्सीडेंट हो जाए वहाँ ट्रेन। इसलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है जो कि आवश्यक भी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को, सभी लोगों को ये क्लासेस अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलते रहेगी। ये अभी आज हम लोगों ने एचआर मैनेजर का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है। होपफुली कल हम लोग सुबह इसके बाकी के 4 यूनिट्स भी कंप्लीट कर लेंगे और आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन देते रहेंगे। कल हम लोगों ने जो पढ़ाया था ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी, उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में। और हम लोग ऐसा चाहेंगे कि हम पूरे क्वेश्चंस को कवर कर पाएं। समय बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको दे पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।